स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ये सारी फेलियर्स हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की और जिनके कारण क्वांटम मैकेनिक का ओरिजिन हुआ। तो हम पढ़ते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहता है कि किसी भी मेटल सरफेस पे अगर रेडिएशंस फॉल की जाए तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर, ना कि इंटेंसिटी पर। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, फिर आप उसके कंडीशंस में आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे जो इजेक्शन हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। कॉम्पटन इफेक्ट ये कहता है कि अगर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया स्कैटरिंग सब्सटेंस, यानी कि जिसका प्रकीर्णन करना है। स्कैटरिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस कह लो, पदार्थ कह लो, या यहाँ पे कोई क्रिस्टल भी ले सकते हो आप, इवन मेटल भी ले सकते हो। तो सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो यहाँ पे रेडिएशंस फॉल की हमने, एक्सरे, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो एक्सरेस ली गई थी यहाँ पे। तो एक्सरे रेडिएशंस जब इस पे फॉल होंगी तो इन एक्सरेस की स्कैटरिंग हो जाएगी, ये विकिरणें प्रकीर्णित हो जाएंगी। प्रकीर्णित होने के बाद अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो मान लो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रिकॉइल हो गया, प्रतिक्षिप्त हो गया, और जो रेस थी ये थी इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि आपतित विकिरणें। इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि आपतित विकिरण, और ये होगी स्कैटर्ड रेडिएशन, इट मीन्स प्रकीर्णित विकिरण। प्रकीर्णित विकिरण। अब क्या होगा कि ये जो प्रकीर्णित विकिरण हो रही है, कॉम्पटन इफेक्ट ये कहता है कि इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ मान लो लैम्डा है, तो स्कैटर्ड रेडिएशंस की वेवलेंथ लैम्डा डैश होगी, जो लैम्डा से ज़्यादा होगी। यही कॉम्पटन इफेक्ट है। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार किसी स्कैटरिंग सब्सटेंस पर रेडिएशंस इंसिडेंट करने पर जो स्कैटर्ड रेडिएशंस आती हैं उनकी एनर्जी या उनकी वेवलेंथ है वो इंसिडेंट रेडिएशन से डिफरेंट होती हैं, उनके बीच में डिफरेंस होता है। इसी शिफ्ट को, कि कितना शिफ्ट हुई है, इस शिफ्ट को कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट और इस प्रभाव को कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब क्लासिकल इसको बताने में फेल क्यों हो गई। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग लैम्डा डैश शुड बी इक्वल्स टू द लैम्डा। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य के समान होनी चाहिए, उनमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इसको प्रूफ कर पाई कॉम्पटन इफेक्ट को कि डिफरेंस जो आता है वो किस कारण से आता है। उसका रीजन ये था, मान लो ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इनकी एनर्जी एच न्यू है। अब जब ये यहाँ पे मान लो मेटल ही मान लिया, यहाँ पे फॉल होंगी तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है तो फॉल होंगी तो वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ रहा है तो उसमें भी तो कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी। तो एनर्जी यूज होने के कारण अब जो रेडिएशन आएगी स्कैटर्ड होके उसकी एनर्जी अपने आप ही कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी थी वो टोटल ई थी, एच न्यू है। उसके बाद कुछ एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में लगी, तो बची हुई एनर्जी थी वो मान लो एच न्यू डैश। तो ऑब्वियस ही बात है कि एच न्यू डैश इज ऑलवेज लेस देन टू एच न्यू। एच न्यू से कम होना चाहिए, यानी हम ये कहेंगे न्यू डैश शुड बी लेस देन टू द न्यू। जो फ्रीक्वेंसी है वो तो इसकी कम होगी, लेकिन जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो यू कैन से लैम्डा डैश शुड बी ग्रेटर देन टू द लैम्डा। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट है। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें। कॉम्पटन इफेक्ट ये होता है द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है उसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और जितना चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। अब चेंज यहाँ पे कितना आ रहा है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश है, इंसिडेंट की लैम्डा है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे इसको, डेल्टा लैम्डा। ये है चेंज इन वेवलेंथ, इसे बोलेंगे कॉम्पटन शिफ्ट।
इट इज कॉल्ड एज द कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि कॉम्पटन विस्थापन कहा जाता है इसे। और अब हमें कॉम्पटन शिफ्ट निकालना है डेल्टा लैम्डा, यानी कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू होती है h/में m0c 1 माइनस कोस फाई। ये हमें प्रूफ करना है, इसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो h/में m0c 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही थी, आपको पता लाइट मान लो या रेस मान लो, इट्स टर्म्स ऑफ द फोटोन, लाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फोटोन्स, फोटोन से मिलकर बनी है। तो ये जो फोटोन होगा, यहाँ पे मेटल है या कोई भी क्रिस्टल ले लिया, तो मेटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी कोलिजन होगी, कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन तो प्रतिक्षिप्त हो जाएगा और जो रेडिएशंस हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, ठीक है। स्कैटर्ड रेडिएशंस लिख लो या स्कैटर्ड फोटोन लिख लो, हम यहाँ पे एक फोटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब रेडिएशन इंसिडेंट हुई यानी कि फोटोन इंसिडेंट हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ। इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोलिजन होता है इट्स इलास्टिक कोलिजन, यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर होती है। अब आपको पता है प्रत्यास्थ टक्कर में एनर्जी और मोमेंटम यानी ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो हमें डेल्टा लैम्डा क्या करना है कि इस पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे और एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से हम डेल्टा लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमें करना है यहाँ पे। तो इन स्कैटर्ड जो फोटोन है ये मान लो एंगल फाई बना रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो थीटा एंगल से रिकॉइल हो गया। कुछ बुक्स में आपको यहाँ थीटा और फाई मिलेगा, इट डजंट मैटर, आपको तो एंगल मानना है तो आप कोई भी मान सकते हैं, सिंबल लेना है। डेल्टा लैम्डा हमें निकालना है। अब इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, मोमेंटम क्या होता है इसका, E/c, यानी कि एच न्यू बाई सी, ये इनका मोमेंटम होगा। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम तो जीरो हो गया और रेस्ट मास एनर्जी इसके पास होगी, वो कितनी लेंगे हम, m0c²। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है विराम द्रव्यमान ऊर्जा, जिसे हम लिखते हैं m0c²। और स्कैटर्ड फोटोन, अब इसकी एनर्जी क्या होगी, मान लो एच न्यू डैश हो गई, पहले एनर्जी एच न्यू थी, अब एच न्यू डैश होगी और मोमेंटम कितना हो जाएगा, अब एच न्यू डैश ओवर में सी। और इलेक्ट्रॉन्स की, अब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो मान लो उसका मोमेंटम तो हमने p मान लिया इक्वल्स टू mv, अब एनर्जी क्या हो जाएगी, mc² हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा mv, ये एंगल थीटा है। अब इसके मोमेंटम के भी कंपोनेंट्स होंगे, पहले एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी स्केलर है तो हम निकालते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। क्यों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच की कोलिजन है वो इलास्टिक है, प्रत्यास्थ टक्कर है, और प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। लेकिन ऊर्जा स्केलर है तो इसको तो स्केलर वे से कर देंगे, मोमेंटम वेक्टर है तो इसको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करके फिर लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ पहले। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा संरक्षण रहती है, यानी कि टक्कर से पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा कंजर्व रहेगी। टक्कर से पहले की ऊर्जा क्या होगी, टक्कर से पहले क्या था, अब है क्या, एक तो इंसिडेंट फोटोन है, एक तो फोटोन है टक्कर से पहले और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, फिर टक्कर के बाद फोटोन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो वैसे लिख रही हूँ कि एनर्जी ऐसे लिखनी है। टक्कर से पहले फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, इलेक्ट्रॉन की कितनी है एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये टक्कर से पहले की सिचुएशन मान लो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी है प्लस में m0c², और कोलिजन के बाद फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू डैश, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, mc², ठीक है। तो सिंपल हमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाया, कोलिजन से पहले एनर्जी एच न्यू फोटोन की, इसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी m0c², एंड आफ्टर द कोलिजन फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश, और मोमेंटम कितना हो गया, सॉरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, mc²। तो ये हमने लगा दिया, तो इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई 1। इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो एच न्यू mc² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस m0c² इक्वल्स टू mc²।
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर c4 और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से ओपन करोगे, चाहे तो इसे अभी नहीं ओपन करके बाद में कर लेना, लेकिन कैलकुलेशन में करना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए हम अभी ओपन कर रहे हैं। तो h स्क्वायर और ये हो जाएगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस का 2 न्यू डैश प्लस m नोट स्क्वायर c⁴ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस का 2h ab, तो 2h न्यू माइनस न्यू डैश इंटू m नोट c स्क्वायर। इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। अब हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। अब देखो ऊर्जा क्या थी, ऊर्जा तो एक स्केलर वैल्यू है, तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डायरेक्शन का, लेकिन जब आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। इसलिए मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट्स रिजोल्व कर लिए। ठीक है, तो घटकों के संयोजन के नियम से पहले लगाते हैं हम एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंटम है h न्यू बाय c, देखना किसका है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम 0 हो गया। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में दोनों का ऐड हो रहा है h न्यू डैश बाय c कोस फाई प्लस इलेक्ट्रॉन का है एम वी कोस थीटा। इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो h न्यू माइनस h न्यू डैश कोस फाई, सी एलसीएम ले लिया तो ये हो गया एम वी सी कोस थीटा। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब हम लगाते हैं वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में लगाओगे तो वाई में ये तो पहले अगर हम देखें तो ये जो रेडिएशन इंसिडेंट हुई है ये एक्स डायरेक्शन में हुई है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसका ओरिजिनली सेटअप है जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था तो उसमें ऐसी एडजस्टमेंट की गई थी कि जो भी रेडिएशंस आ रही हैं उनको फर्दर फिल्टर करके सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही रेडिएशंस फॉल की थी। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर आप ये मानो कि एक्स डायरेक्शन में ही हमने रेडिएशन इंसिडेंट की है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका मोमेंटम 0 और इलेक्ट्रॉन का भी 0, और कोलिजन के बाद फोटोन का तो है, स्कैटर्ड फोटोन का h न्यू डैश बाय c साइन फाई, इसको अगर मैं प्लस मानती हूँ तो ये माइनस हो गया, तो माइनस का mv, क्योंकि डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, माइनस का mv साइन थीटा। फिर अगेन इसको इस साइड ले जाओ तो h न्यू साइन फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mvc साइन थीटा। साइन थीटा है इसके साथ साइन थीटा, ये इक्वेशन मान लो थर्ड। अब सेकंड और थर्ड का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो h न्यू, यहीं पे इसका स्क्वायर कर रही हूँ, तो h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 ए बी आएगा, तो थ्रू h स्क्वायर न्यू डैश इंटू कोस फाई, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 2ab हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा प्लस का h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, यहाँ पे ये चेक इट कि यहाँ न्यू डैश है, यहाँ भी न्यू डैश आएगा, न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे न्यू डैश स्क्वायर और ये हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया, तो क्या बचेगा h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस फाई। ठीक है, इक्वल्स टू आ गया m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इक्वेशन दे दो 4। ठीक है, इसी को अभी और मॉडिफाई करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट एक तो लिखी रहने दो और एक फोर्थ लिखी रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन 1 में से 4 माइनस करते हैं, ये 1 है m स्क्वायर सी की रेज टू 4 और 1 इक्वेशन 1 और ये 4m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे
ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अब देखो ये न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और इधर भी ये वैल्यू, जब आप माइनस करोगे तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर से ये और इधर से ये कैंसिल आउट हो गई। उसके अलावा जो बच गई वो लिख दो। 1 में से 4 माइनस की है तो 1 वाली को पहले लिख देते हैं। यहाँ पे बचा माइनस का 2h स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश और प्लस का m नोट स्क्वायर c⁴ प्लस का हो गया m नोट स्क्वायर c⁴ और प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नोट c स्क्वायर। टॉपिक बिल्कुल ईजी है, ये बस कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लेंथी है। और इधर से माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस फाई और यहाँ हो जाएगा बस ये एक ही टर्म आएगी, बाकी तो इसकी कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब इनको लिख लो क्या बचा। अब यहाँ पे m स्क्वायर c⁴ कॉमन लो तो ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमन ले लो 2h स्क्वायर न्यू 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 डैश और ये हो जाएगा कोस फाई माइनस 1 कोस फाई माइनस 1 और प्लस का m नोट स्क्वायर c⁴ प्लस का 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नोट c⁴। ठीक है, अब यहाँ पे आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम निकालते हैं। m इक्वल्स टू m नोट अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, उसका यूज करते हैं यहाँ पे। तो m इक्वल्स टू होता है m नोट अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो तो ये हो गया m नोट स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को किसके इक्वल लिख सकते हो आप, m नोट स्क्वायर के। तो m स्क्वायर इंटू दिस वन, इसको आप लिख सकते हो m नोट स्क्वायर, ये हो गया c⁴ और ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, पुट करने के बाद और इसको इस साइड ले जाते हैं, कोस फाई माइनस 1 है, मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगी तो 1 माइनस कोस फाई हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगी 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाई। ध्यान रखना 1 माइनस कोस फाई क्यों कर दिया, इसको लेफ्ट साइड ले गए माइनस कॉमन लेकर, इक्वल्स टू बचा 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नोट c⁴ 2 से 2 कैंसिल आउट, एक h से h कैंसिल आउट, ये हो गया h अपॉन में m नोट c स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस फाई, इसको अपॉन में ले गए तो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन में न्यू न्यू डैश। लैम्डा की फॉर्म में चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को ही लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा न्यू से न्यू कैंसिल आउट, 1 अपॉन में न्यू डैश माइनस 1 अपॉन में न्यू, इस एक सी को यहाँ ले आओ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया h अपॉन में m नोट सी 1 माइनस कोस फाई, इस सी को यहाँ ले गए तो c अपॉन में न्यू डैश क्या हो गया, लैम्डा डैश, क्योंकि न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है और लैम्डा आप कह सकते हो सी बाय न्यू, तो सी बाय न्यू डैश हो गया लैम्डा डैश और सी बाय न्यू क्या हो गया, लैम्डा। इसको आप लिख सकते हो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा h अपॉन में m नोट c इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये वैल्यू है डेल्टा लैम्डा की जिसे हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। तो हमने निकाला कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में m नोट c 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, तो ये कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट। अब फाई की अलग अलग वैल्यूज़ पे इसके अलग अलग रिलेशन मिलते हैं। मान लो कि फाई की वैल्यू यहाँ पे हो 0 तो कोस 0 1 हो गया, डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स कि कोई भी कॉम्पटन शिफ्ट नहीं आएगा। अगर फाई 0 है तो डेल्टा लैम्डा 0, यानी कि लैम्डा डैश किसके इक्वल होगा, लैम्डा के, जो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू है 180 यानी पाई, तो 1 + 1 2, तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलेगा h अपॉन में m नोट c इंटू में 2। अब h अपॉन में m नोट c इसको बोला जाता है कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसको लैम्डा c से लिखते हैं। तो डेल्टा लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू लैम्डा c। अब ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि लैम्डा c की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू चाहिए और m नोट इंटू c की वैल्यू चाहिए। h की वैल्यू क्या होती है 6.65 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, सबको पता है।
तो H हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और m नोट क्या होता है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और C की होती है वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करके इसको सोल्व करोगे तो आपको डेल्टा लैम्डा मिलेगा, वो होगा 0.0242 एंगस्ट्रम। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, वो कितनी आती है 0.0484 एंगस्ट्रम। तो ये हमने निकाला कॉम्पटन शिफ्ट। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, यानी प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। इलेक्ट्रॉन थीटा एंगल से रिकॉइल हुआ है एक्स डायरेक्शन से, तो यानी हमें थीटा निकालना है और यहाँ हम tan थीटा निकाल लेंगे। अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा था, तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड यूज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन और कोस को डिवाइड करोगे तो MVC से MVC कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा h न्यू डैश साइन फाई अपॉन में h न्यू माइनस न्यू डैश इंटू कोस फाई। ठीक है, कोस फाई। ये इक्वेशन इससे डिवाइड कर दी, थर्ड से सेकंड डिवाइड कर दी, यानी इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो थर्ड से सेकंड डिवाइड की तो MVC से MVC कैंसिल आउट, H से H भी बाद में कट जाएगा, न्यू डैश साइन फाई अपॉन में न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, H से H काट दो। tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया न्यू डैश साइन फाई अपॉन में न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। ठीक है, अब न्यू डैश से इसको डिवाइड कर दो, तो साइन फाई अपॉन में न्यू डैश, ये हो जाएगा न्यू ओवर में न्यू डैश माइनस में कोस फाई, ये भी 1 हो गया। अब न्यू बाय न्यू डैश की वैल्यू हम यूज़ करते हैं डेल्टा लैम्डा वाले रिलेशन से। अब डेल्टा लैम्डा वाला रिलेशन हमने क्या निकाला था, देखो डेल्टा लैम्डा हमने लिखा था लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको H अपॉन में m नोट C1 माइनस कोस फाई। अब इसको फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लिख लिया, तो लैम्डा डैश को C बाय न्यू डैश, लैम्डा को लिखा C बाय न्यू, और फिर C कॉमन ले लिया तो 1 बाय न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू। वैल्यू हमें चाहिए न्यू बाय न्यू डैश की, तो उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1 बाय न्यू डैश इक्वल्स टू क्या हो गया 1 बाय न्यू प्लस H बाय m नोट C स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस फाई। तो सिंपल कैलकुलेशन की है, H न्यू यहाँ पे इसको 1 बाय न्यू डैश एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद रिवर्स कर दिया, तो न्यू डैश इक्वल्स टू क्या आ गया न्यू अपॉन में 1 प्लस H न्यू अपॉन में m नोट C स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस फाई। तो सिंपल कैलकुलेशन किया हमने और कुछ भी नहीं किया, और उस कैलकुलेशन से हमने वैल्यूज़ निकाल ली है न्यू बाय न्यू डैश की। ठीक है, अभी आपकी इच्छा है कि चाहे आप इसका न्यू बाय न्यू डैश यूज़ कर लो या न्यू डैश बाय न्यू यूज़ कर लो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे से कन्वर्ट करते हो। अब हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी H न्यू डैश साइन फाई अपॉन में H न्यू माइनस H न्यू डैश कोस फाई। तो हम यहाँ पे वैल्यू यूज़ करते हैं न्यू बाय न्यू डैश की, तो न्यू बाय न्यू डैश कितना हो जाएगा 1 प्लस न्यू बाय न्यू डैश इक्वल्स टू 1 प्लस H न्यू बाई m नोट C स्क्वायर को अल्फ़ा मान लिया 1 माइनस कोस फाई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया साइन फाई, यही लिख देते हैं साइन फाई अपॉन में, अब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई माइनस में कोस फाई। ठीक है, ये tan थीटा आ गया। चाहो तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बाकी बेटर ही है कि आप यहीं छोड़ दो, कैलकुलेशनों के चक्कर में नहीं पड़ो। ठीक है, अगर मॉडिफाई करते हो तो क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा है इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस फाई आ जाएगा, यानी कि साइन फाई अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई। इसको आप सोल्व करके देख सकते हो, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये आ गई डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, यानी प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी। ठीक है, इसको अगर पूरा लिखना चाहो तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने मानी थी, तो ये हो जाएगा साइन फाई अपॉन में 1 प्लस H न्यू बाई m नोट C स्क्वायर इंटू में 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, यह आ गया tan
थीटा, डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान कर लेना, तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, यानी प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हमने इक्वेशन लिखी थी कि पहले मान लो उसकी एनर्जी एच न्यू है, उसकी रेस्ट मास एम नॉट सी स्क्वायर है, और उसके बाद में एच न्यू डैश और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एच न्यू माइनस एच न्यू डैश ही क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। हालांकि इसे काइनेटिक एनर्जी कहना गलत है, ये भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लो टोटल एनर्जी एच न्यू थी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ने ले ली, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, बची हुई क्या होगी एच न्यू डैश। ये हम तब मान के चलेंगे जब अदर कोई भी लॉस नहीं हो रहा हो, अदरवाइज तो टोटल एनर्जी इन दोनों फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम मान लेंगे कि एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हमें निकालना है एच न्यू, यही काइनेटिक एनर्जी है, इसे हमें निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अब इसको लिख लो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एच न्यू कॉमन ले लो तो 1 माइनस न्यू डैश ओवर में न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इसका यूज नहीं है, हमें तो ये वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ से न्यू डैश बाय न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जो अभी हमने रिजल्ट निकाला था वहीं से न्यू डैश बाय न्यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो एच न्यू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस न्यू डैश बाय न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा और करेक्शन करना चाहो तो कर लो, एच न्यू अदरवाइज यहीं छोड़ देना 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई एच न्यू अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई अपॉन में 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई। तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमने कॉम्पटन इफेक्ट किया। इसी के साथ ही आज ये लेक्चर समाप्त करते हैं।